डॉक्टर माइकल को अभी ये देखना है कि होल्डिंग ग्राउंड कैसा दिखाई देता है, जहाँ पर सो कॉल्ड टॉर्चरस सोल्स रहती हैं। जितनी बार भी कोई आदमी टॉर्चर करके मरा है किसी को या खुद को टॉर्चर करके मरा है, उसको जाना होता है होल्डिंग ग्राउंड में। डैमेज्ड सोल्स को यहाँ पर तब तक रखा जाता है जब तक उनका रीजनरेशन नहीं हो जाता, वो हेल्दी नहीं हो जाते। इसकी डिजाइन कैसी है? बी हाइव स्ट्रक्चर। बी हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और इसके ऊपर सेल्स लगे हुए हैं, कवर्ड है, और हर एक सोल को अपनी एक जगह उसके अंदर मिली है जब तक कि वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। सुनने में कितना अजीब लगेगा कि मरने के बाद उसको एक मधुमक्खी के छत्ते में रखा जाता है और उसमें उसको ठीक किया जाता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं यही तो मैंने पहले सुना था। जब कोई नया सोल दुनिया में आता है तो उसको भी ऐसे ही एक इंक्यूबेशन की जगह पे रखा जाता है। क्या ये ऐसा ही है क्या? तो एकदम सही कहा। असल में ये वो स्पेसेस हैं जहां पर एनर्जीज को नर्चर किया जाता है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जो मौत के परे हम कैसे रहते हैं उसके बारे में है। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं और दो जन्मों के बीच में हम कैसे रहते हैं उसके बारे में है। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक केस के बारे में पढ़ेंगे। इस केस का नंबर है केस नंबर 20, और ये एक रीजेनरेटर सोल माने जाते हैं। ये एक होम्योपैथिक हीलर थे, सेलिम नाम है इनका। लेकिन ये जो स्टोरी है जो आप सुनेंगे वो सीवियरली डैमेज्ड सोल के बारे में है। एक सवाल था जो मैं बहुत सालों से इसको मैं समझ नहीं पाता था कि क्या क्यों है। जब भी हम भगवान ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम नॉन साइंटिफिकली सोचते हैं। मतलब कि भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग को लगता है भगवान जब भी कुछ करता होगा तो उसमें तो कुछ गलती होती नहीं है, सब कुछ परफेक्ट होता होगा। लेकिन भगवान के अंदर में परफेक्शन है, भगवान की क्रिएशन में नहीं। मतलब कि जब भी कोई आदमी पैदा होता है तो मरता है। अच्छा, पैदा होने और मरने के बीच में बहुत बार बीमारियां आती हैं। अगर 7 अरब लोग हैं धरती पर तो किसी की आंख कमजोर है, किसी को कैंसर है, कोई साइकोलॉजिकली परेशान है। तो ये जो अलग अलग टाइप के इम्परफेक्शन है, इसको हम बहुत आसानी से ये बोल देते हैं कि इसने पिछले जन्म में खराब गलत काम किया होगा। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता था कि आखिर भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई क्यों कि कोई इंसान गलत काम कर सके। क्या लगता है आपको? ऐसा एक स्ट्रक्चर देना चाहिए हम लोगों के ब्रेन को। जैसे अब लैपटॉप बना तो उसमें से बंदूक की गोलियां तो नहीं निकलेंगी। गोलियां निकालने के लिए आपको मशीन गन बनानी पड़ेगी। इंसान ने ऐसी दुनिया बनाई है जहां पर बॉम्ब्स फटते हैं, लोग मरते हैं। भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई कि लोग मरे या कोई किसी का रेप कर सके, मर्डर कर सके? क्यों बनाया ऐसा? भगवान ने ये दुनिया को खराब नहीं बनाया, एक बड़ा सा कैनवस की तरह रखा है जहां पर आप जैसी चाहो वैसी पेंटिंग कर सकते हो। कुछ पेंटिंग्स का मतलब बनेगा और बहुत सी पेंटिंग बिना मतलब की होंगी, कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, बस रंगों का बौछार होगा। जो पेंटर्स होते हैं उनको तो अच्छा लगता है, समझ में आता है पेंटिंग नो पेंटिंग, पेंटिंग विथ मीनिंग विदाउट मीनिंग। लेकिन जो म्यूजिक चलती है दुनिया में, उसमें अगर कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा है तो साफ साफ दिखता है, और बेसुरा कोई गाता है तो मालूम पड़ जाता है। इस दुनिया में दोनों चीजें अलाउड है। एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें कोई सुर ना हो, और वो भी जिंदगी जीना जिसमें सुर हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है, सुरीली लाइफ क्या होती है? क्योंकि आज मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में कोई नहीं जानना चाहता कि उनका क्या होता है, जो एक बेसुरी लाइफ जीते हैं। एक बेसुरी लाइफ मतलब जो बहुत खुद में टॉर्चरस और परेशान है और वो गलत गलत काम कर रहा है। कितना गलत काम? दूसरों को तंग करेगा, मर्डर चलो, करेगा, 2-4 लोगों को मारा पीटा और गलत काम कर सकता है क्या? मारा-पीटी करेगा। 2-4-10 लोगों को मार दिया और गलत काम कर सकता है कोई? हिटलर जैसे निकलते हैं। तो भगवान ऐसा दुनिया अलाउ ही क्यों करते हैं कि 2-2 3-3 करोड़ लोगों को हिटलर जैसे लोगों की वजह से मरना पड़ता है? इतना पाप क्यों अलाउ कर देते हैं? मतलब गलत है ना ये तो। भगवान के ऊपर ही हम बोल सकते हैं कि जो भी किया भगवान ने ही किया है। लेकिन एक खुशखबरी है,
जितनी बार भी कोई गलत काम करके मरता है, उसको एक स्पेशल जगह पे ले जाया जाता है। उसी जगह के बारे में थोड़ा-सा आज समझेंगे। उसको बोलते हैं होल्डिंग ग्राउंड, और होपफुली आप लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अ, थोड़ा तो सुरीले जीते हैं। इस लाइफ में ना गलत और सही जीना, इसके लिए कैसे पता चलेगा कि मैं सही जी रहा हूँ कि गलत तरीके से जी रहा हूँ? कैसे आपको अपने सुर के बारे में मालूम पड़ेगा कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा हिटलर या कोई बुरा इंसान था? माइंड शांत रहता है। तो जब एक माँ अपने बेटे को डाँटती, मारती है पढ़ने के लिए, वो शांत माइंड से मारती है कि डिस्टर्ब डिस्टर्ब माइंड माइंड से? से, डेफिनेटली। तो जिस समय मार रही है, वो क्या पूछे अपने आप से? कि क्या इसकी ज़रूरत है या ये तरीका ही है? तब तो मार ही नहीं पाएगी। हाँ, तो क्या ज़रूरत है मारने की एट द फर्स्ट प्लेस? इसमें एकदम सही कहा बड़ी मम्मी ने कि हम लोगों को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज़ के टाइम पर कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या उसकी ज़रूरत है? अच्छा, इसमें भी फ़िल्म देखते समय तो ये सवाल पूछ नहीं पाएँगे इसकी ज़रूरत है कि नहीं? स्पेशली जहाँ पर आपको दुविधा हो। आज सुबह मैंने देखा, आज ही गरिमा ने आपको कुछ डाँटा-वाटा था ना? बड़ों की इज़्ज़त करना सीखो, बोला था? तुम सर के साथ बातचीत कर रहे थे और दीदी आई थी तुम्हारे पास, क्या बोल रही थी? बड़ों की कुछ तो बोली थी, अभी याद नहीं। नहीं, मैं अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आस-पास के लोग हमको पॉइंट आउट करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ये क्वेश्चन हमको खुद पूछना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में क्या सही है, क्या गलत है। तो ये तो इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, गरिमा के ऊपर हर भी। किसी के ऊपर अप्लाई होता है। रेदर देन कि हम उसको बताएँ क्या सही है, उसको उसका सवाल आना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत? और अक्सर जब हमको लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो धीरे-धीरे वो आदमी एकदम बेसुरा, एकदम कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। सच पूछिए तो जिस आदमी को ये सवाल नहीं आया है कि क्या मेरे इस एक्टिविटी से मुझे एक परमानेंट पीस, एक परफेक्ट स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो ये सवाल नहीं पूछ रहा है, वो एक तरह से बेसुरी लाइफ़ ही जी रहा है। आपको बार-बार अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो करियर में हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस तौर तरीके में भी मेरा अपना पीस कायम है कि नहीं? और पीस 2 तरह के हैं, एक परमानेंट पीस और एक टेम्परेरी पीस। जो पीस डिस्टर्ब हो सकता है, वो अभी टेम्परेरी है, और जो पीस आप बरकरार रख सकते हैं और जिस पे बार-बार वापस आ सकते हैं, वो परमानेंट पीस है। एक बार ये पीस जब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है, तब आप वो चीज़ें देख पाते हो, जो योगीज़ देखते हैं। इनफैक्ट उससे भी पहले पता है क्या होता है? तब आपको बिलीफ आता है कि हाँ, एक स्पिरिचुअल पाथ है और उस पे चला जा सकता है। एक अंदर की यात्रा चालू होती है। उसके पहले तक हमारे थॉट्स हमको गाइड करते हैं, और थॉट्स के पीछे जो फ्यूल मिलता है वो इमोशन से मिलता है। केस नंबर 20 है, इसके पहले 2 तरह के सोल्स होते हैं, डॉक्टर माइकल कहते हैं, एक जो मॉडरेटली डैमेज्ड है और एक जो सीवियरली डैमेज्ड है। तो इन दोनों के लिए एक रीजेनरेशन प्रोसेस रखा जाता है उस दुनिया में। ये मेरे लिए बहुत क्लासिक और बहुत नई चीज़ थी कि ये जो जन्म लेते हैं हम ना, इस जन्म के साथ-साथ हमारा माइंड भी डेवलप होता है। लेकिन उस माइंड के साथ-साथ हर जन्म में हम एक समझ डेवलप करते हैं। नहीं, अभी आप समझे नहीं। देखिए, एक लैपटॉप आपने खरीदा, उस लैपटॉप में आप सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं, ठीक? क्लाउड फाइल्स डालते हैं। अब आपका अगर लैपटॉप खराब भी हो जाए, तो आप वो सारे के सारे फाइल्स फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है आपने 10 साल पहले कोई लैपटॉप था, उसको छोड़ दिया, अब नया लिया। वो सारी फाइल्स आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो फाइल्स 10 साल बाद भी रिलेवेंट होंगी या 20 साल बाद भी रिलेवेंट होंगी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, नई-नई फाइल्स, नई-नई सॉफ्टवेयर्स आप देखेंगे, पहचानेंगे, राइट? एक जन्म में आपने कुछ सीखा, कुछ समझा। जैसे श्रीश और वैभव के बीच में बिहेवियर में कुछ ग्रॉस डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को आप खुद नहीं देख पाते होंगे, दूसरे देख पाते हैं। वो आपकी समझ की लेवल से है। मेरे में और बड़ी मम्मी में डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं आपको शायद कभी ना मारूँ, लेकिन बड़ी मम्मी हो सकता है कभी-कभार गुस्सा कर दें। मारती तो नहीं है बिल्कुल, वो बोलती हैं कई बार कि अगर तुमसे शादी नहीं होती, तो मैं मैं तो पीट बजाती पाट भी देती, कभी बजा कभी। देती। सच्ची तुम बजा देती? डिपेंड करता है।
डिपेंड करता है। तो तो मैं चलो, भी नहीं करती। ये एक अच्छी चीज़ निकल के आई, ये डिफ़रेंस मैं दिखाना चाहता था। एक इंसान है जो मारता-पीटता ही नहीं है, मतलब मेरी तो ऐसा स्वभाव हो गया है पता नहीं क्यों, कि शायद कोई अगर गुंडा मवाली भी आएगा मुझे मारने के लिए तो मैं बोलूँगा भैया मार ले, चला जा, मार के चला जा। इसको आप डरपोकपना बोल दें या इसको आप सिधाई बोल दें, बट यही है। क्योंकि मुझे इंटरनली वॉयलेंस पसंद नहीं है, वो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। मुझे लगता है एक माइंड जो बाहर की दुनिया को देखता है, उसके लिए अभी भी अंदर की या सोल की दुनिया अननोन नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत बार वैभव बोलते हैं, मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आता या कुछ ख़ास पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें कुछ टू डूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ। क्यों पढ़ पा रहा हूँ? बिकॉज़ कहीं न कहीं मेरे माइंड में अब अंदर की दुनिया की पॉसिबिलिटी, रियलिटी है। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। एक बुद्ध, जीसस, कबीर जैसे लोग हैं। कबीर को डंडा पड़ा था? क्या मारपीट की थी उन्होंने? मैं अभी भी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मारपीट करो कि मत करो। मैं कह रहा हूँ एक ऐसा माइंड जिसको वॉयलेंस पसंद नहीं है और ऐसा माइंड धीरे-धीरे आपको डेवलप करना होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के सोल्स की बात हो रही है। एक मॉडरेटली डैमेज्ड और दूसरा सीवियरली डैमेज्ड। और सुनिए, जब भी कोई इंसान इस धरती पर आता है, अब किस वजह से मुझे पता नहीं, लेकिन वो अपनी समझ डेवलप नहीं कर पाया है। मुझे अभी भी नहीं पता है, इसका आप वजह पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि क्यों मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों मुझे वो पसंद आने लगी? क्यों मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल पढ़ाई को छोड़ कर के टाइम पास करना शुरू किया? और मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं फ़ेल हो जाऊँ, डॉक्टरी छोड़ दूँ, फिर भी मैं स्पिरिचुअल पढ़ाई करूँ, ऐसा क्यों था, मैं नहीं जानता। हाँ, मेरा डाउट ये है कि पिछले जन्म के संस्कार या समझ ने मुझे इस चीज़ को होने या करने में हेल्प किया। मेरे ही बहुत क्लोज़ सो कॉल्ड फ्रेंड्स, अब मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत कम बातें होती हैं। वो फर्स्ट ईयर में टॉप करने वाले, सेकंड ईयर में टॉप करने वाले, थर्ड ईयर में टॉप करने वाले, बट उनकी हैबिट्स थी ड्रिंक्स करना, पार्टी करना। मैं चाह करके भी उस ग्रुप में घुस नहीं पाता था। तो हम सब हर जन्म में एक समझ डेवलप करते हैं और अगर वो समझ, सुनिए, अगर वो समझ स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो होगी नॉन स्पिरिचुअल। और नॉन स्पिरिचुअल कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत खतरनाक है। वही है जो क्रिमिनल्स बनाती है। शुरुआत में नहीं बनाती, शुरुआत में तो बड़े सिंपल लोग होते हैं। किसी का थोड़ा पैसा छीन लिया, थोड़ी बहुत चोरी कर ली, किसी से बदतमीज़ी से बात कर ली, एकदम इनिशियल स्टेज है। लेकिन धीरे-धीरे आपकी एक तरह से देखा जाए तो प्राणों का मूवमेंट है नहीं? जब आप शराब पीते हैं और बेहोश होते हैं, तो प्राणों का मूवमेंट है ना? प्राण क्या होता है? अवेयरनेस की एनर्जी। शुरुआत में अवेयरनेस की एनर्जी बिल्कुल सही, बट वो आती कहाँ से है? हमारे खाने से, हमारे देखने से, आसपास की सेंसेशन आसपास के सेंसेशन से। मैं आज चेक कर रहा था कि मेरी जो हैबिट है खाने की, वो 2005 से लेकर के अब तक में कैसे बदली, तो वो सात्विक से राजसिक और तामसिक आप मान सकते हैं। जहाँ पर भी आप खाने के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो राजसिक और तामसिक है। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजसिक एंड तामसिक? जहाँ पर आप उस समझ को गहरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्रिमिनल बन जाएँगे, वॉरलॉर्ड्स बन जाएँगे। और अब आपका बॉडी तो था, वो तो मर गया, लेकिन माइंड बहुत सालों तक रह जाता है। उसी को ऑथर कह रहे हैं कि या तो आपको रीमॉडलिंग करना पड़ेगा या तो आपको रीशेपिंग करना पड़ेगा। जितनी बार भी कोई हिटलर मरता है, तो भगवान की एनर्जी या लाइफ उसको छोड़ नहीं देती है। उसको रीमॉडल या तो रीशेपिंग कराई जाती है। डॉक्टर माइकल कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड चीज़ है। बहुत सी चीज़ें इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। केस नंबर 20 और 21 ये दोनों ही आपको हेल्प करेंगे। 20 बताएगा रीशेपिंग के बारे में, ये बहुत लंबा केस है तो मैं पूरा का पूरा आज नहीं कवर करूँगा। और 21 बताएगा रीमॉडलिंग के बारे में। रीशेपिंग थोड़ा आसान है, रीमॉडलिंग थोड़ा मुश्किल है। तो ये है केस नंबर 20। डॉक्टर माइकल कहते हैं जो मेरा केस है जो मेरे पास आया है, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो लोगों की एनर्जी पैटर्न्स को ठीक करने की कोशिश करता है। बिकॉज़ होम्योपैथी यही मानती है कि आदमी का एक तरह से एनर्जी पैटर्न बिगड़ा हुआ है, वो इलाज करता है। ये आदमी जो इनके पास आया है, वो हज़ारों साल से मतलब कई जन्मों से हीलर का काम कर रहा है दूसरों को
ठीक होने का काम कर रहा है। और जब ये मर के उस दुनिया में जाता है, वहाँ पर इसका नाम है सेलिम। तो ये बहुत अच्छा आदमी है, ये कोई बुरा आदमी नहीं है। इस चीज़ पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप खाली सुन भी लें, तो धीमे-धीमे आप स्पिरिचुअली तैयार हो जाएँगे, अपने आप को समझ डेवलप करने के लिए। डॉक्टर माइकल कहते हैं, "सलीम, तुमने मुझे बताया था कि उस दुनिया में तुम्हारा एक ग्रुप है, एडवांस्ड हीलिंग ग्रुप। और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो 5 लोगों का ग्रुप है, एडवांस्ड ग्रुप, उसका नाम क्या है? और तुम लोग करते क्या हो वहाँ पे?" मुझे अच्छी खुशखबरी वाली बात ये लगी कि भगवान की जो दुनिया है, वहाँ पर भी इस दुनिया की तरह ही सब कुछ है। कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल्स हैं। मतलब बुरी आत्मा मरती है, उसके लिए ऐसी जगह है जहाँ पर उसको ठीक कराया जाता है। ये आदमी कहता है, हम लोग यहाँ पर रीजेनरेटर्स बनने के लिए ट्रेन हो रहे हैं और हमको ख़ास तौर से रीशेप करने के लिए और रीऑर्गनाइज़ करने के लिए सिखाया जा रहा है, जब किसी इंसान की एनर्जी डिस्प्लेस्ड हो जाती है। और हाँ, उस जगह का भी बहुत स्पेशल नाम है और उसकी शेप भी अलग है। मैंने उसकी शेप बनाई है, ऐसी दिखाई देती है उसकी शेप, हनीकॉम्ब पैटर्न में। उस जगह को बोला जाता है होल्डिंग ग्राउंड। यहाँ पर तो आप एक्सेसिबल हैं हर किसी के लिए। कोई आदमी बुरे से बुरा आदमी है, किसी के पास भी जा सकता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आप अगर बुरे इंसान होकर के मरे हैं, तो आपको होल्डिंग ग्राउंड में रखा जाएगा। कहाँ? होल्डिंग ग्राउंड। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, क्या ये कोई खास जगह है कि यहाँ पर कोई जहाँ पर सोल्स जिनका एनर्जी डिसरप्टेड हो गया, उन्हीं को रखा जाता है? बोलते हैं, हाँ। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं ना, अभी आप देखेंगे जब मैं ट्राइब की सीरीज़ बनाऊँगा तो आप देखेंगे, हम लोग एक तरह से नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। ग्रुप्स में जब कोई रहता है ना, तो ग्रुप माइंड काम करता है और कोई बड़े ब्लंडर्स नहीं करने देता उसमें। ग्रुप की सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अब हम लोग अकेले रहना सीख गए हैं और अगर कोई बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो और ज़्यादा अकेले रहना चाहेगा या तो अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहेगा। कह रहे हैं, अगर कोई आदमी बुरा है, तो उसको वापस अपने ग्रुप में नहीं जाने दिया जाता वहाँ पे। पहले उसको होल्डिंग ग्राउंड में रखा जाता है। तो माइकल बोलते हैं, लेकिन डिसाइड कैसे करते हो कि किसको होल्डिंग ग्राउंड पे रखना है, किसको नहीं रखना? भैया, उस दुनिया में ना अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं। वो लोग आपके मरने पर पहले तो आपको रिसीव करेंगे, फिर आपकी एनर्जी को देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी डिसरप्टेड है, आप कन्फ्यूज़्ड सोल हैं, तो आपको भेजेंगे कहाँ? होल्डिंग ग्राउंड पे। बोलते हैं, मैं नहीं करता हूँ ये काम, ये मास्टर्स और गाइड का काम है। उनको देख कर के पहचानना कि कौन होल्डिंग ग्राउंड में जाएगा, कौन नहीं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, एक आदमी ऊपर गया, उसके मास्टर गाइड ने उसको सेलेक्ट कर लिया। तुम्हारा रोल कब आता है? क्योंकि तुम कौन हो? ये किस चीज़ के लिए ट्रेन हो रहे हैं? रीजेनरेटर। हीलर तो इस फिजिकल वर्ल्ड में है। वहाँ पर जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ जाकर के रीजेनरेटर हो जाते हैं। भैया, ये जूनियर हैं अभी। एक तरह से सीनियर सर्जन अलग कोई है और ये जूनियर है। बोलते हैं, मुझे इंस्ट्रक्टर्स बुलाते हैं जब उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम भगवान लोगों के बारे में सोचते हैं, तो एकदम नाइव लोगों की तरह सोचते हैं कि वहाँ पर कुछ सब भगवान ऐसे चुटकी बजाते होंगे, सब ठीक हो जाता होगा। उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी हेल्पर की, किसी डिपार्टमेंट की। बोलते हैं, सलीम, कि मुझे तब बुलाया जाता है जब मेरे सीनियर को ज़रूरत पड़ती है, मेरे असिस्टेंट्स की। डॉक्टर माइकल को अभी ये देखना है कि ये होल्डिंग ग्राउंड कैसा दिखाई देता है, जहाँ पर सो कॉल्ड टॉर्चरस सोल्स रहती हैं। जितनी बार भी कोई आदमी टॉर्चर करके मरा है किसी को या खुद को टॉर्चर करके मरा है, उसको जाना होता है होल्डिंग ग्राउंड में। डैमेज्ड सोल्स को यहाँ पर तब तक रखा जाता है जब तक उनका रीजनरेशन नहीं हो जाता, वो हेल्दी नहीं हो जाते। इसकी डिज़ाइन कैसी है? बी हाइव स्ट्रक्चर। बी हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और इसके ऊपर सेल्स लगे हुए हैं, कवर्ड हैं, और हर एक सोल को अपनी एक जगह उसके अंदर मिली है, जब तक कि वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। सुनने में कितना अजीब लगेगा कि मरने के बाद उसको एक मधुमक्खी के छत्ते में रखा जाता है और उसमें उसको ठीक किया जाता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, यही तो मैंने पहले सुना था। जब कोई नया सोल दुनिया में आता है, तो उसको भी ऐसे ही एक इंक्यूबेशन की जगह पे रखा जाता है। क्या ये ऐसा ही है क्या? तो एकदम सही कहा। असल में ये वो स्पेसेस हैं जहाँ पर एनर्जीज़ को नर्चर किया जाता है। नर्चर का मतलब जैसे बच्चों की स्कूल को क्या बोलते हैं? नर्सरी। क्यों? हाँ, उनको भैया पानी दे दो, दूध दे दो, सुसु-पॉटी करा दो, बस चीखें-चिल्लाएँ और खेलते-कूदते रहें। वो पौधे हैं, अभी पेड़ नहीं बने हैं। लेकिन यहाँ पर हुँ? पौधों की भी नर्सरी, इनफैक्ट पौधों की नर्सरी से ही बच्चों की नर्सरी बोला जाता है। लेकिन ये है एनर्जीज़ की नर्सरी। मुझे एक बात लगी इस बार जब ये आई थी, गरिमा आई थी, कि हम लोग एक-दूसरे की एनर्जीज़ को नर्चर कर रहे हैं।
जब मैंने गरिमा से बात करना बंद कर दिया और अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है मुझे वो 2 जगहों पर आ रही है। एक तो मज़ाक मैं करता हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरा मैं ताने मारता हूँ, वो नहीं मार पा रहा हूँ। जब भी ताना मारने का आ रहा है, तो ये फीलिंग आ रही है कि अरे और मुझे ये भी समझ में आ रहा है, जितनी बार भी हम किसी को ताना मारते हैं, ज्ञान देते हैं, बिला वजह, बिना उसके माँगे, अनसॉलिसिटेड, उतनी बार हम सामने वाले की बहुत छोटी-सी एनर्जी को डिसरप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर गरिमा से बात नहीं कर रहा हूँ और फिर भी मैंने एक नया टर्म यूज़ कि अब खोजा है, टॉकिंग विदाउट टॉकिंग। आप रिस्पॉन्ड करो, गुस्सा मत रहो, बट बात कम से कम करो। इनफैक्ट हमने वो गए थे, एक बार हम पहाड़ों में गए थे, तो नीम करोली बाबा जी थे। उनकी एक शिष्या हैं, जिनका एक मंदिर बना हुआ है। उनके मंदिर में गए थे हम। हनुमान जी बाहर थी टेम्पल और नीचे उनकी मूर्ति थी और नीम करोली बाबा ने उनको एक ही साधना दी थी, पूरी ज़िंदगी बात मत करो किसी से। वो किसी से बात भी करती थी तो लिख करके उसको काम देती थी, एक व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। तो ये साधना इतनी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अपने माइंड के प्ले को देख पा रहा हूँ। अगर कोई ताना मार करके मैं उसको हर्ट कर सकता, तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मेरी एनर्जी भी ठीक कर रहा है, मेरी समझ को गहरी कर रहा है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, "एक बात बताओ, यहाँ जहाँ पर डैमेज्ड सोल्स रखे जाते हैं वो और जहाँ पर नए सोल्स दुनिया में लाए जाते हैं, वो दोनों एक ही जगह है कि अलग-अलग है?" तो ये आदमी कहता है, "मुझे जो नई सोल्स आती हैं, उनकी जगह अलग होती है, मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। ये डैमेज्ड सोल्स की जगह है।" डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं, "अच्छा ये बताइए, आपको इसी जगह पर क्यों डाला गया? जहाँ डैमेज्ड सोल्स हैं, जिनकी एनर्जी एकदम खराब है, उनको रीजनरेट करने के लिए आपको क्यों रखा गया? ये ऐसा है जैसे कि आपको ही कार्डियो सर्जरी में क्यों असिस्टेंट के लिए डाला गया? भई, आप आँख की हॉस्पिटल जा जा सकते थे, कान के डॉक्टर बन सकते थे। इसी जगह पर क्यों भेजा गया? ये आदमी पिछले कई जन्मों से क्या करता था? इलाज करता था, डॉक्टर था। हज़ारों सालों से धरती पर जब भी आता था, डॉक्टर था। तो ये आदमी बड़े गर्व से बोलता है कि मेरी हिस्ट्री है ना, मैं धरती पर बहुत सालों से लोगों को ठीक करता था। लेकिन जब मैंने उस दुनिया में जाकर के मास्टर्स को पूछा, क्या मुझे रीजेनरेटर का काम मिल सकता है? तो उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ कर लो। तो माइकल बोलते हैं, अच्छा, तो इसका मतलब जब भी कोई बहुत सीवियरली डैमेज्ड सोल आएगी, तो आपको बुलाया जाता है असिस्ट करने के लिए। एक चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को आए, खास तौर से श्रीश को आए। गरिमा को भी आए, लेकिन गरिमा अभी है नहीं। जब हमको कुछ नहीं पता, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो। अक्सर ऐसा होता है, कि हर चीज़ में अ, हमारा नेचर तो बहुत अच्छा है, नेचर नेचर में तो श्रीश बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही एक चीज़ अच्छी हो जाती है, दूसरी चीज़ कम हो जाती है। हम नुआंसेस को कम खोजते हैं, गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। ये आदमी कह रहा है कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं बुलाया जाता वहाँ पर हमेशा, जब कोई डैमेज सोल आती है। मैं तो कुछ जानता नहीं, देयर इज़ सो मच आई डोंट नो। ये चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों में आए। देयर इज़ सो मच आई डोंट नो। ये एक भूख की तरह है। जब आप कुछ पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, इनफैक्ट एक और वजह है, आज शाम को आप लोग शायद शॉपिंग के लिए गए थे, तो एक 2 लोग आए थे एक्स-रे बेचने के लिए। वो लोग एक्स-रे की कंपनी से आए थे, वो एक्स-रे बेचते हैं। तो मैंने जो भी उनके साथ मीटिंग की, ये पूरा नोट्स बनाया। अब मैंने इस साल का और अगले साल के लिए ये बना लिया है कि जब भी मेरी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ करेगी, तो उसको मैं लिखा करूँगा और उसी डेट को लिखा करूँगा। तो आज डेट है 29, तो 29 तारीख पे ये पूरा का पूरा उस मीटिंग का डिटेल है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि कितने एमए की मशीन है, कितने रुपए का बेच रहे हैं, इसमें कितना मेंटेनेंस चार्ज है, कितना ईयरली वो एएमसी, सीएमसी लगेगा और बहुत सी चीज़ें, इसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। वो आदमी मुझे बताते जा रहा था, मैं लिखते जा रहा था। मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरे बच्चों में आए। देयर इज़ सो मच आई डोंट नो। हमारे को लगता है, जब थोड़ा बहुत हम जानते हैं, हमको लगता है इतना काफ़ी है। अगर ऐसा है, तो आप नहीं सीख पाओगे। हाँ, एन्जॉय कर पाओगे, लेकिन सीख नहीं पाओगे। लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आदमी कह रहा है, हज़ारों जन्म से ये हीलर का काम कर रहा है। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ये एक रीजेनरेटर का काम कर रहा है, बट इसको पता है कि मैं एक असिस्टेंट हूँ और अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता। आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे इस सवाल से
डॉक्टर माइकल इनसे पूछते हैं, "अरे ठीक है, आपको बहुत कुछ नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन जो पता है उसके बारे में तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कमाल के हैं आप। मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी डैमेज्ड सोल्स हैं, उनको होल्डिंग ग्राउंड में ही क्यों लाया जाता है? ये मुझे एक्सप्लेन करिए।" तो इस सवाल का जवाब आपको कल मिलेगा और इस केस को हम लोग समझेंगे कि ये कितना परेशान आत्मा है और क्यों परेशान लोगों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। कितनी खुशखबरी की बात है यार। ये नेचर जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ देख रहा है दुनिया में, कुछ देखभाल ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप समझदार बनेंगे तो आपको हायर लेवल की ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी। शुरू में फिज़िकल वर्ल्ड में, बाद में मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। नथिंग इज़ अनप्लैन्ड इन द होल यूनिवर्स। इवन द एरर हैज़ इट्स प्लेस इन बोथ यूनिवर्सेस। सुरीला बनना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे गाना नहीं पसंद है। गाना तो सीखना पड़ेगा। लाइफ़ का गाना। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।